बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे 4 डिवीज़न के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। जो अब तक के नताइज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2655 नशिस्तें हासिल कर ली हैं और जो दूसरे नंबर पर आने वाली जमात है वो GDA है, उसने अब तक सिर्फ 106 नशिस्तें हासिल की। तकरीबन 2400 से ज़्यादा का फ़र्क दूसरे नंबर पर आने वाली जमात का है। और अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि विफाक में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली जमातें सूबाई सतह पर एक दूसरे की मुखालिफत करती नजर आ रही हैं। JUI फे ने और MQM पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शदीद मुखालिफत की है। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली करवाई है। सवाल ये पैदा होता है, जो इतना ज्यादा पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मद्दे मुकाबिल सिंध में नजर नहीं आ रहा। क्या कोई वाकई सिंध में PP का मद्दे मुकाबिल नहीं है? सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को सामने रखे तो इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की वतन वापसी की बाज़गश्त हो रही है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब 6 महीने से ज़्यादा वजीर खजाना नहीं रह सकते, वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं है। तो अब इसहाक डार की वतन वापसी की बातें हो रही है और PMLN दावे कर रही है कि वो आएंगे तो मईशत को बेहतर कर देंगे। क्या ये सारी बातें हकीकत बन सकती हैं? मईशत जिस तरह इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है, इसहाक डार साहब आकर कोई ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे मईशत को जिससे मईशत फौरी तौर पर दौड़ने लग जाए या भागने लग जाए? प्रोग्राम के आखिर में बात नए टैक्सेस की भरमार की होगी। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से 13 सनतों पर सुपर टैक्स लगाया गया है, जिसके बाद अवाम भी परेशान है, ताजिर बरादरी भी परेशान है। मईशत और तिजारती सरगर्मियाँ कितना मुतासिर होंगी, इन तमाम तर सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तजियाकार जामी चांडियो साहब और सीनियर तजियाकार मुना आलम साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जो अब तक के सामने आ चुके हैं, 2400 से ज़्यादा का फ़र्क है पहली और दूसरी जमात में। क्या पीपल्स पार्टी का कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं है सिंध में? देखिए, एक तरीके से तो कहा जा सकता है कि इस वक्त तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इनकी लोकल डायनामिक्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। ये एक तो वेव है जो कि पीपल्स पार्टी के अंदर भुट्टो की वेव जिसे कहा जाए, या भुट्टो की पार्टी की वेव, या भुट्टो की बेटी और फिर उसके बाद आप उसके नवासे की वेव, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जिस किस्म का आपको नतीजा निकलता है, इसकी एक लोकल वहाँ पर जो 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 मारूजी हालात हैं उसके हिसाब से भी एक मिजाज बनता है। तो और आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे ये ज़रूरी नहीं है कि भुट्टो के नाम के ऊपर तमाम की तमाम सीटें ही उनको गई, बेशक एक लीड बहुत फ़र्क है। लेकिन हमें 2 चीज़ों का ख़्याल करना पड़ेगा, हम किस मुआशरे की बात कर रहे हैं। जब हम ये इस लेवल पे बैठ के इसका तज्ज़िया करते हैं तो आम तौर पर हमारा ध्यान जाता है कि फेयर एंड प्री इलेक्शंस की डिमांड आती है। हम कहते हैं जी कितने इंतखाबात ठीक होंगे, और फिर हम कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो हमेशा कुछ ना कुछ धांधली की जाती है, या ज़ोर ज़बरदस्ती से वोट दिलवाए जाते हैं, या लोग जो वडेरे हैं वहाँ के सिंध के ख़ास तौर पर वो अपना असर रसूख रखते हैं और वो उनके जो नीचे लोग हैं वो वोट नहीं दे पाते। मेरा ख्याल है इसके साथ साथ एक और भी हकीकत है जिसका हमें ख्याल करना चाहिए, और वही है कि बेशक भुट्टो को खुद अपनी ज़ात से गए हुए 40-45 साल या कितने अब 46 साल होने को आ गए, लेकिन उसका नाम, उसकी सोच, उसका मिजाज सिंध के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और यही किसी बड़े आदमी का मेरे हिसाब से एक जिसे कहते हैं कि टेस्ट होता है कि उसके जाने के बाद कितनी देर तक लोग उसको याद रखते हैं। आज भी लोग भुट्टो के नाम को वोट देते हैं, बेनज़ीर के नाम को वोट देते हैं, तो वो भी हकीकत अपने तौर पे मौजूद है। तो हमें एकदम से ये तसव्वुर कर लेना कि हम कोई शायद ऐसे इलेक्टोरेट बन गए हैं जहाँ पर कि हम अमेरिका और यूरोपियन ममालिक के मुकाबले में जाके इतनी क्लीन और इतने अच्छे इलेक्शंस और शफाफ इलेक्शंस होंगे। मेरा ख्याल है इलेक्शन भले जैसे भी हैं, हम जैसे हैं वैसे ही इलेक्शंस होंगे, जिस तरह का हमारा मुआशरा है और जिस तरह से आज तक इलेक्शंस होते आए हैं, इसी तरीके से आइंदा भी इलेक्शंस होंगे, चाहे वो ये हों, ज़िमनी हों जो कि पंजाब में आने वाले हैं, या बाकी ज़िमनी इंतखाबात। तो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ आपने आज हमारे प्रोग्राम में नहीं है, वो PTI की जीत है सवात से कल के इलेक्शन में जो गालिबन कल हुआ। मेरा ख्याल है वो एक बहुत इसी तरीके का एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है हमारी सियासत के अंदर। इसका मतलब ये है कि PTI अपने तौर पर अपनी एक सियासी कुव्वत के हिसाब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी भी अपनी हैसियत बहुत मुसल्लमा रखती है। उसका इज़हार कल हुआ।
तो ये नहीं है कि जो हुकूमत सर पे बैठी है वही जीतेगी, बेशक सूबाई हुकूमत उनकी है, लेकिन तमाम इंतखाबात जहाँ-जहाँ पर भी होंगे उनके एनवायरनमेंट, उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका मिज़ाज, उनका तरीका, वो लोगों की सोच का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। तो भुट्टो के अंदर सिंध का नाम लिया आपने, मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल वो भी अपनी जगह पे है, तमाम चीज़ें मिल-मिला के, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी का वहाँ पे कोई फ़िलहाल तोड़ कोई नज़र नहीं आता। राइट। सज्जाद मीर साहब, आपको क्या लगता है ये नताइज सामने हो बल्दियाती इंतखाबात के, अब इनको सामने रखकर क्या आप कह सकते हैं पीपल्स पार्टी का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है? गवर्नेंस की बात तो एक तरफ है, वो बैड हो या गुड हो, लेकिन फिलहाल इंतखाबी नताइज जो बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का सिंध में कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। देखें, आमतौर पर होता यह है कि जितनी सूबाई हुकूमत होती है, हम उसके बारे में ये एहसास रखना शुरू कर देते हैं कि वही जीतेगा। अगर ये असूल कायम कर लिया जाए तो शहजाद चौधरी साहब ने हवाला दिया स्वात के इलेक्शन का, फिर स्वात के इलेक्शन के बारे में क्या कहें? वो भी सोचना पड़ेगा कि वो जहाँ पे एएनपी जीती हुई थी, वहाँ कैसे पीटीआई जीत गई। ये सारी सूरत हाल तजिए करने में हम बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है और दुरुस्त तौर पर है कि सिंध पे अभी पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। खास तौर पर जिन हलकों में ये इंतखाबात हुए हैं, जैसे कि पीटीआई ने किया था खैबर पख्तूनख्वा में पहले हदे में, उन हलकों में इलेक्शन कराए थे जहां उनका जोर था, लेकिन वो उल्टे गले पड़ गए। यहाँ ये हुआ है कि एक तो पीपल्स पार्टी का जो इलेक्शन मैकेनिज्म है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा मजबूत है। उनको पता है कि इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं और कैसे लड़े जाएं। सिंध के अंदर उनको इस सारी सियासत का अच्छी तरह इल्म है, ताकत भी है, कुव्वत भी है, हुकूमत भी है, सब बातें अपनी जगह दुरुस्त। वो सारा का सारा इलाका जीडीए का तो कुछ हो सकता है, फंक्शनल वीक जिसे कहते हैं पीर पगाड़ा साहब की, उसके तो असरात हो सकते हैं, वरना दूसरे जो बेल्ट नीचे की बेल्ट है जिसमें अरबाब रहीम वगैरह होते हैं या बदीन की बेल्ट है, वो एक दूसरी बेल्ट बनती है। इस बेल्ट में पीपल्स पार्टी का अपर हैंड तो था, और वो अपर हैंड खास तौर पर अब जो मुल्क की सियासत पैदा हुई है, जिसमें खास तौर पर एमकेएम को जरा दबाया भी गया है, उस पूरे पर्सपेक्टिव में बड़ा नुमाया सा हो जाता है। सिंध के लोग सोचते हैं कि अगर सिंध में बहुत नेशनलिस्ट जमातें थीं, लेकिन वो कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकी। क्यों? सिंधी सोचते थे कि अगर नेशनलिस्ट फ़िक्र है भी, तो वो वफ़ाक में या पाकिस्तान के अंदर उन्हें कुछ नहीं दिला सकती। यही वो बात है जिसे भुट्टो ने पॉपुलर किया, जिसे बेनज़ीर ने पॉपुलर किया और जो आज तक अपनी क़ुव्वत रखती है। और अब आज तक वो इस तरह एक हकीकत है कि हमें तस्लीम करना पड़ता है। तो सूरत हाल बिल्कुल सीधी ये है कि सूबाई हुकूमत का जोर भी होगा, पीपल्स पार्टी के डायनेमिक्स जो इलाके की सियासत को समझने के हैं वो भी मजबूत होंगे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस बेल्ट में खास तौर पर पीपल्स पार्टी एक मजबूत कुव्वत है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें फंक्शनल लीग हो सकती है, या एमकेएम वाले कहते हैं कि उनका भी कुछ हिस्से में असर हो सकता है, लेकिन वो कहने की बातें हैं। जीतना जो है इस पूरे एनवायरनमेंट में, माहौल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। जामी चांडियो साहब, 1000 के करीब उम्मीदवार तो पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे, क्या पीपल्स पार्टी का सिंध में कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है? ये जो कल इंतखाबात में नतायज सामने आए हैं और जिस पहले फेज के नतायज सामने आए उसमें तकरीबन कोई 70% नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। मैं अपने दोस्तों से के तज्जिए से इस लिहाज से कुछ इख्तिलाफ करूंगा या कुछ मुख्तलिफ राय दूंगा कि देखिए, भुट्टो फैक्टर पीपल्स पार्टी के अंदर अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा कि लोगों को अभी तक वो सहर है, वो भुट्टोस का रोमांस है, और जब वो वोट देते हैं तो शायद वो पॉलिटिकल जो एक इमोशनल सूरत हाल, मुझे लगता है कि अब जो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ है वो भुट्टोस का इमोशनल फैक्टर नहीं है। अब इशू ये है कि आप देखें कि सिंध के अंदर उन्होंने पार्टी ने प्रॉपर एक तौर पर वो तमाम खानदान जो मकामी तौर पर बरादरियों के एतबार से या माशी एतबार से या सियासी है, पीपल्स पार्टी की सफ़ों में उनकी अक्सरियत। ठीक, चांडियो साहब आपका मौक़िफ़ लेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। मोना साहब आपकी तरफ आऊँगा। मोना साहब पहले आपसे जवाब दूंगा। अब पीपल्स पार्टी का सिंध में कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, इंतखाबी नताइज को सामने रखें, गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, ये सब एक तरफ हो, नताइज ये बता रहे हैं कि पीपी का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है वहाँ पर।
देखिए नताइज जहाँ तक इनका ताल्लुक है, आपने अपने इब्तिदाई में भी बताया है कि इसमें जो हुकूमत के कोalition पार्टनर्स हैं, यानी कि JUI और ख़ास तौर पर MQM, जी। वो तक इनके नताइज से ख़ाइफ हैं और उनकी तरफ से कल से बरमला इज़हार इसका किया जा रहा था कि पोलिंग के तमाम मरहले में रिगिंग हो रही है। 2 जानों का ज़िया जो रिपोर्ट हुआ है, वो बताया जा रहा है। कल अलबत्ता ये कि GDA की नुसरत सहर साहिबा मेरे पास थी प्रोग्राम में, तो उन्होंने तो इस हद तक क्लेम किया कि 12 से 13 जानों का ज़िया है। तो ये तमाम बातें बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। NA 240 का भी जो नतीजा था, वो भी हमें नज़र रखना होगा, क्योंकि NA 240 में भी 1 जान का ज़िया हुआ था और 8% तक सिर्फ लगभग इसका टर्नआउट था, वोटर टर्नआउट। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा खदशा ये है, इसके बरक्स के कौन जीता कौन हारा, कि अगर ये इस वक्त खौफ व हिरास की फिजा होगी और अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की हालत होगी हमारे पोलिंग डे पर, तो कौन शरीफ आदमी निकलकर वोट अपना कास्ट करना चाहेगा? एक सीधी सीधी बात ये है। खौफ व हिरास का ये आलम अगर बल्दियाती इंतखाबात में है, ज़िमनी इंतखाब, एक हल्के का एक हल्के का, उसके ऊपर अगर ये हालात है कि 1 जान का ज़िया हो जाता है और कोई उसकी बड़ी बात ही नहीं समझी जाती, उसके ऊपर कोई अगले रोज बात ही नहीं होती, कोई उसकी इंक्वायरी के हवाले से अंदिया तक नहीं दिया जाता, तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और ये तब खास तौर पर कि जब हम आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, कि अगर ज्यादा से ज्यादा भी आम इंतखाबात में ताखीर हो, तो अपनी पार्लियामेंट अगर मुद्दत पूरी भी करे तो अगले साल तक तो होने ही है ना आम इंतखाबात। तो उस आलम पे एक सोच हमारी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए, इंतखाबात होंगे, तब क्या आलम होगा? तब लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभाला जाएगा? अगर एक हल्के में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाला जा सकता है, या अगर सिर्फ 14 अजला 4 डिविजन्स में ये हाल है लॉ एंड ऑर्डर का। एक तो ये बात हो गई। मुझे लगता है मैंने अभी तक सिंध हुकूमत का इस हवाले से कोई बयान नहीं सुना कि वो कोई प्रोब करेंगे, कोई छानबीन करेंगे कि जानी ज़िया क्यों हुआ। तौर पर इस हवाले से बयान देना चाहिए। बिलावल साहब ट्विटर पर मुसलसल अपनी जमात को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन उनको पर इंक्वायरी का ऐलान करना चाहिए, फेयर इंक्वायरी, और खास तौर पर जो लोग इसमें हलाक हुए हैं उनके लिए ये फेयर होनी चाहिए, मतलब सिर्फ हुकूमती बुक्स में फेयर ना हो। एक तो ये, दूसरी जो गवर्नेंस की बात है, देखिए जहां तक इंटीरियर सिंध का ताल्लुक है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। बात वहां पर यह है कि उस तरह से मीडिया पेनिट्रेशन इंटीरियर सिंध में नहीं है, ये बात हमें माननी होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं, इनके जो मसाइल हैं, रिलेटिवली निस्बतन बेहतर उनको मीडिया कवरेज मिलती है, लेकिन क्योंकि अंदरून सिंध या बलूचिस्तान ये कुछ ऐसे इलाके हैं, या फाटा साबिक कबायली जिला है, वो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर उस तरह से मीडिया पेनिट्रेशन नहीं है। इस वजह से उनके बहुत सारे मैटर्स जो हैं निगलेक्टेड रहते हैं, उनको मीडिया की नज़र नहीं मिलती है, मीडिया की उनको तवज्जो नहीं मिलती है। ये भी उनके यहाँ गवर्नेंस का फुकदान होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, वो भी उस तरह से सेलिब्रेट नहीं होती। मैं ये भी साथ-साथ कहती हूँ, जैसे गंबट में बहुत अच्छा हेल्थ फैसिलिटी है, उसकी हर बंदा तारीफ करता है, बैनुल अक़वामी सतह पर उसकी तारीफ और रिकॉग्निशन मौजूद है, लेकिन उसकी भी हम उस तरह से पज़ीराई नहीं मिलते, क्योंकि मीडिया पेनिट्रेशन का प्रॉब्लम है। सिमिलरली जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे थर में जो मैल न्यूट्रिशन बच्चों का मसला आया, पिछले बरस मुझे याद है HIV एड्स का बहुत संगीन मसला आया था सिंध में, इन तरह के मामलात को भी उस तरह से नहीं उठाया जाता। तो गवर्नेंस के इश्यूज अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ ये मानना होगा कि दीगर जमातें भी, ख्वाह वो GDA हो, PTI हो, MQM हो, उस तरह से अंदरून सिंध में अपना बेस नहीं बना पाए। तो वहां के अवाम के लिए बिल्कुल एक ऑप्शन है, बिल्कुल नाक की सीध में, कि जी वोट डालना है तो तीर पे डालना है, पीपल्स पार्टी पे डालना है। बाकी पार्टीज वहां अपना बेस क्यों नहीं बना पाए हैं, वो खुद जानबूझ के निगलेक्ट करते हैं अंदरून सिंध को, ये उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। ठीक है जी। चांडियो साहब, जामी चांडियो साहब, आप जवाब दे रहे थे, सिग्नल का प्रॉब्लम आया था, क्या समझते हैं आप? मैं जो बात कर रहा था वो दरमियान में रह गई, और मैं ये कह रहा था कि जो इंतखाबात में नताइज आए हैं, तो मैंने सबब ये बताया कि ये दो फैक्टर्स के इमोशनल फैक्टर की से बढ़कर एक ज़ाहिर है कि एक प्रैग्मेटिक बॉन्ड है, जिसमें पावर से जुड़े हुए खानदानों का बड़ा बुनियादी अमल दखल है। फिर दूसरी बात ये कि जिस तरह मुझसे पहले बात की गई कि कल के दिन में जो नज़र आया कि हुकूमत ने इंतखाबात से पहले और इवन कल के दिन जिस अंदाज से सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया, ये भी एक फैक्टर नज़र आया बहुत इफेक्टिवली। और तीसरी बात कि जो बिल्कुल दुरुस्त मुझसे पहले उन्होंने कही कि जो वायलेंस का फैक्टर कल सामने आया, तो इस नतीजा ये है कि जिस माहौल में इंतखाबात पूरे हुए हैं, वहाँ लोगों की अक्सरियत बाहर सामने नहीं आती। इसीलिए हमारे इंतखाबात
इस बात का सबूत हरगिज़ नहीं होते कि कोई ये अवाम की अक्सरियत का मैंडेट होता है। तो ये वो हालात हैं जिसमें कल इंतखाबात नतज आए हैं। और ये जो बात की गई कि सामने मुतबादल की बात है, देखिए बात ये है कि मुतबादल के उभरने के और बहुत से मुहर्रिकात हैं ना उभरने के। मैंने पहले कहा कि जो सूबे भर के आप देखें कि 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन तमाम खानदानों को भी रुजू किया जो PMLQ में थे एक ज़माने में, जो मुस्लिम लीग में थे, जो दीगर जमातों में थे, इवन फंक्शनल लीग में थे। कोशिश ये थी कि कोई भी पावरफुल खानदान इनकी जमात के एम्बिट से बाहर ना रहे, और इसमें बड़ी हद तक जो है वो कामयाबी हासिल की गई, चाहे ज़ाहिर इनके पास गवर्नमेंट थी। तो ये जो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल हेजेमनी सूबे सिंध के अंदर एक जमात की बन रही है, बन चुकी है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए सेहतमंद नहीं है। और जो छोटी जमातें या प्रोग्रेसिव ग्रुप या आज़ाद किए हैं, लेकिन जिस अंदाज से जी इंतखाबात पे मजबूर किया गया, तमाम जी फैक्टर्स हैं कि जो एक कम्पिटिटिव फिजा में ठीक रुकावटें हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। इसहाक डार की वतन वापसी की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि मईशत को मजीद बेहतर कर देंगे वो पाकिस्तान आने के बाद में। क्या ये सब मामला हकीकत बन जाएंगे? ब्रेक। वेलकम बैक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का ये बयान सामने आया है कि मुश्किल हालात में इसहाक डार ही मुल्की मईशत को संभाल सकते हैं। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा वजीर खजाना रुकने पार्लियामेंट नहीं है तो 6 माह के बाद वजीर खजाना हुकूमत को नया लगाना पड़ेगा। इसहाक डार की वतन वापसी की बाज़गश्त, वजारत खजाना संभालने की बाज़गश्त, क्या ये सब हकीकत बन पाएगी सजाद मीर साहब? हाँ, मुमकिन हो सकता है। और बड़ी अजीब बात होगी, बात अजीब ये होगी कि मुश्किल मुश्किल हालात थे जो पोतरे धोने थे बाजार में, मार्केट में, वो तो आपने मुफ्ता इस्माइल से करवा लिए। आप बेहतर बेहतर काम करने के लिए अगर कुछ आपके पास प्लान है तो उसके लिए आप तशरीफ ला रहे हैं। बड़ी वजाहत के साथ इसहाक डार ने कहा था जब ये बात हो रही थी कि IMF के साथ ये माहिदा मनसूख कर देना चाहिए और मैं हूँ तो नया माहिदा नेगोशिएट करूँ, जो लगता है मुमकिन नहीं था। और इससे पहले भी मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुफ्ता इस्माइल ने अपने उस टर्नओवर में जब वो वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी के साथ थे, $1 की कीमत कम की थी, या शायद उसके पास शमशाद अख्तर ने जो IMF से आई थी इंटरिम ज़माने के लिए, उन्होंने कम की थी। तो इसहाक डार ने बड़ा क्लियर बयान दिया था कि ये कीमत अगर मेरी पॉलिसियों पे अमल किया जाता तो हम IMF में जाने की हमें कोई ज़रूरत न पड़ती। अब लगता ये है कि हम IMF में जा रहे हैं। ज़ाती तौर पर मैं भी यही समझ रहा था कि IMF में जाने की तैयारियां हैं। वैसे मुझे वो बयान उनका बड़ा अहमियत का नज़र आया और आज वो कहते हैं कि मैं ये इस फैक्ट को ना मानता, दूसरा लेता, लेकिन लगता है कि उनको अंदाज़ा था कि नेगोशिएट करना आसान नहीं है। चुनांचे ये वक्त उन्होंने वहाँ गुजारा जहाँ हो सकता है कि अभी कोई नेगोशिएशन हो रही हो, कुछ मामला तय हो रहे हो। अब अगर वो आ रहे हैं और सेनेटर का हल भी उठा रहे हैं, उठाने के वहाँ पर वज़ीर खजाना भी समझ रहे हैं, तो बेचारे मुफ्ता इस्माइल तो काम खा मारे गए ना जी। वो तो स्टेट की एक मुश्किल सूरत हाल थी। आप कह लीजिए पहले ने माहिदा किया हुआ था, जहाँ आप कह लीजिए कि आपको IMF ने ऐसा जकड़ा हुआ था, जहाँ आप कह लीजिए कि आपकी माशी सूरत हाल ऐसी थी नहीं कि आपको ये एग्रीमेंट करने पड़ रहे हैं, जो अगर हो जाते हैं तो कहा जाता है कि हम दिवालिया होने से बच जाएंगे। तो इस एक मुश्किल सूरत हाल से बचकर निकलने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मुस्लिम लीग नून का कोई नंबर 1 वज़ीर खजाना हो सकता है तो इसहाक डार ही है। अब सरताज अजीज तो बुरे हो चुके हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, इसहाक डार ही ये काम कर सकते हैं। और मुफ्ता इस्माइल पार्ट टाइम के लिए पहले भी उन्होंने काम किया था, डॉलर की कीमत उन्होंने उसको कम की थी। इस वक्त डॉलर की कीमत इस वक्त उस हद तक पहुंच चुकी है, इसहाक डार क्या करेंगे, कैसी पॉलिसी बनाएंगे? क्या कहा जाता है कि उन्होंने लंदन में बैठकर खासा होमवर्क किया हुआ है। अगर ऐसी बात दुरुस्त है और वो होमवर्क के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान का मुकद्दर बदलना चाहते हैं, तो पहले भी उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने हमारी माशी सूरत हाल को बहुत से इख्तलाफात के बावजूद मैं कह सकता हूँ उन्होंने बहुत बेहतर तौर पर चलाया।
चांडियो साहब, इसहाक डार की वतन वापसी की बाज़गश्त है, वजारत खजाना दिए जाने की बाज़गश्त है, खबरें ये भी हैं कि वापस आएंगे, सेनेटर का हलफ भी लेंगे। क्या ये सब बातें हकीकत बन सकती हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहरान को देखने या हल करने के लिए ये जो नदी के बेहतर या और मंसूबे हैं। असल बात ये है कि इनका मुआशी बहरान है, उसके ठीक, ये चांडियो अफराद साहब एक बार फिर आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है। मुन्ना साहब, आप क्या समझती हैं, हकीकत बन सकती हैं ये बातें इसहाक डार की वतन वापसी की, वजीर खजाना दोबारा बन जाने की, सेनेटर का हलफ उठा लेने की? देखें, ऐसा लग तो रहा है और अभी जो बाज़गश्त सजेस्ट करती है कि ऐसी कोई चीज़ है ऑन द कार्ड्स। और इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, ये बात हम सबको पता है कि उन दोनों की जो मुआशी पॉलिसीज हैं उसमें खासा फ़र्क है। मुझे याद पड़ता है, मैंने इनको जब ये गवर्नमेंट आने के बाद डार साहब को इंटरव्यू किया था तो उन्होंने यही कहा था कि वो इस हक में है ही नहीं कि अवाम के ऊपर मजीद महंगाई का बोझ डाला जाए। ना वो पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के हक में थे और ना वो लोड शेडिंग वगैरह के हक में थे। मतलब वो कहते थे कि अवाम के ऊपर मजीद बोझ तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हमने रिलीफ उनको नहीं दिया तो फिर हमारा वो जवाब ही खत्म हो जाएगा कि हमने पिछली हुकूमत को घर भेजा। मैं उनके साथ इन प्रिंसिपल एग्री करती हूँ कि ये बात ज़रूर सबसे बड़ी तनकीद बनकर इस हुकूमत के ऊपर आ रही है कि आपने भी अगर महंगाई करनी थी और अगर आपने यही करके आईएमएफ को आमादा करना था तो फिर आप में और पिछले वाले जो पीटीआई वाले थे उनकी पॉलिसीज में क्या फ़र्क है? ये बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि इस हुकूमत की इंसेप्शन के ऊपर आ रहा है कि जी आप जो आए हैं आप क्या मुख्तलिफ करेंगे, आपके पास फॉर्मूला क्या था? ये खान साहब ने भी सवाल किया है, वो सवाल वेल प्लेस्ड था। और मुझे लगता है कि डार साहब इस सवाल को ही एप्रीहेंड करते हुए और उसको एक तरह से एड्रेस करते हुए वो यही बात कह रहे थे कि हम मजीद आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते। और एक और बात जो वो इजाफी तौर पर कहते थे वो ये थी कि आईएमएफ के साथ हमने बराबरी की सतह पर बात करनी है, आईएमएफ की डिक्टेशंस नहीं लेनी। अगर आईएमएफ, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे भी आईएमएफ ने बड़ी डिक्टेशंस दी थी कि डॉलर की कीमत आप जो है वो रुपए के बनिस्बत आप डॉलर को ऊंचा होने दें, रुपए की कीमत को कम होने दें और फ्री फ्लोट कर दें अपनी करेंसी। तो कहते हैं मैंने बहैसियत वजीर खजाना हमेशा इन डिक्टेशंस को अपोज किया और इनकी मुखालफत की। अब मजे की बात यह है कि अगर डार साहब वाकईतन आ जाते हैं तो अब देखना ये होगा कि अब के हालात में और तब के हालात में कितना फर्क है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब 2017 तक जब वो थे वजीर खजाना और तमाम चीजें जब वो देख रहे थे उस वक्त रुपए की कदर मुस्तहकम थी। रुपए की कदर मुस्तहकम होने की वजह से महंगाई में कमी थी। हमारा इंपोर्ट बिल या दरामदाद का जो बिल है वो कम था। हमारे जो कर्जे हैं जो हमने रिटायर करने हैं वो भी ऑटोमेटिकली कम थे क्योंकि वो डॉलर टर्म्स में होते हैं। तो ये तमाम तर कुछ समरात थे जो कि डॉलर के बनिस्बत रुपए के मुस्तहकम होने से हमें उस वक्त मिले हुए थे। लेकिन 2017 में और 2022 में कितना फर्क है, मुझे लगता है ये वाकईतन तभी पता चलेगा जब इसहाक डार साहब खुद आकर वजारत खजाना का कलमदान संभालें। क्योंकि अब ये देखना होगा कि वो बातें जो वो इंटरव्यूज में करते थे और जिन पॉलिसीज के बारे में वो कहते थे कि अगर मैं होता तो ये करता, अब ये वाकईतन अगर वो आ रहे हैं तो आई थिंक हमें देखना पड़ेगा कि वो असल में क्या ये चीजें कर सकते हैं। क्योंकि उनको और मिफ्ता साहब के दरमियान जो एक जो गैप है उनके दरमियान मुआशी पॉलिसीज को लेकर, उसका रैशनल या उसकी लॉजिक मिफ्ता साहब के जो तमाम हामी हैं या मिफ्ता साहब खुद हैं वो यही देते हैं कि जी अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं और इस वक्त पाकिस्तान की बैन अवी जो एक सतह पर इम्प्रेशन है वो उस तरह का नहीं है जो 2017 में था। तो ये तमाम बातें अब देखने वाली हैं, लेकिन इन खबरों में मुझे काफी हद तक सदाकत लगती है। ठीक, शहजाद चौधरी साहब, आपको भी सदाकत लगती है कि इसहाक डार साहब वतन वापस आ जाएंगे, वजारत खजाना उन्हें मिल जाएगी दोबारा? सदाकत का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा कि साक साहब डार साहब का जो लीगल स्टेटस है वो क्या है। कोई एब्सकॉन्डर हैं, भागे हुए हैं, ज़मानत वगैरह पे तो नहीं थे, लेकिन क्या ये कुछ उनके मुकदमे पड़े हैं जो कि उनको फेस करने हैं? क्या वजह थी कि इतने साल नहीं आए? वो अब क्यों आएंगे? किस वजह से आएंगे और किस तरीके से आएंगे? तो ये तो एक साइड पे होगी। दूसरी बात देखिए, आज की जो मईशत है और 2013 की मईशत में बहुत फ़र्क है। 2013 में जब इन्होंने मईशत ली, पाकिस्तान पे जो कर्जा था सिर्फ 15-16 हज़ार अरब था।
जब ये छोड़ के गए हैं तो 30 के करीब था, 30-31 हज़ार अरब, यानी 15,000 अरब पीएमएलएन की गवर्नमेंट के अंदर हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा। अब जो है तकरीबन 50, 45, 46, कुछ 50 भी कहते हैं, 45, 46 बिलियन ट्रिलियन रुपीस का हमारे ऊपर कर्जा है। तो जब इतना कर्जा हो और इतना बड़ा बोझ आपके ऊपर हो तो आप किस तरीके से, और आपको 5 अरब क्या 21 अरब आपको अगले साल देने हैं, तो ये कहाँ से कौन सा घुमाएंगे अपनी जादू की छड़ी जिसके बाद ये कहेंगे दूसरी बात कि डॉलर मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे, इनको कहीं से भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मजबूरी चाहे इमरान खान होता, चाहे इसाक डार होता, अगर वो सही चलते तो वही कुछ करते जो मिफ्ता इस्माइल ने किया। दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखें, पेनिट्रेशन इंटरनेशनल इदारों की, फाइनेंशियल इदारों की हमारे निज़ाम के अंदर अब बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। अब ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। जिस तरीके से आप पहले फिगर फजिंग कर लेते थे और एक शक्ल दिखा देते थे इकोनॉमी की एक और, वो अब वो तरीका मुमकिन नहीं है। अब इनको पता है, इन्होंने पैसे दिए हुए हैं, वो आपका एक एक चीज़ का हिसाब रखते हैं। तो डार साहब शायद एक पिछले कम से कम 9-10 साल का लैग है डार साहब के अंदर। 2017 में ही चले गए थे छोड़ के, एकदम से गायब हो गए, व्हेन ही लेफ्ट एवरीथिंग। चलिए हम 17 कर लेते हैं तो अभी आज 23 हो गया, 6-7 साल का गैप आ गया। तो ये 6 साल के गैप को कैसे कवर करेंगे? आई थिंक इज बीन अवे, इनको हमारी मईशत का पता नहीं है। बाकी मईशत हमारी स्ट्रक्चरली खराब है, स्ट्रक्चरली गलत है। इनको फिगर्स में बैठ के वो किसी उसकी तरह अकाउंटेंट की तरह आप उनको अपने खाते सीधे कर लेते हैं, मैं इधर से कर दिया उधर से कर दिया और बता दिया क्या मैं ठीक हूँ। लेकिन जो असल मईशत है, जिसकी प्रोडक्टिविटी काउंट होती है, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से इस्तेकाम आता है, वो तो बहुत कुछ करना पड़ा है, ना इन्होंने किया ना किसी और ने किया। इसलिए इसाक डार हमें वो जो वहाँ बैठ के जो एक जादू दिखाना चाहते हैं और समझते हैं कि वो आके यहाँ पे सबको अपने गिर्द घुमा लेंगे, अपनी छोटी उंगली के गिर्द, मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा मुमकिन है। और अब तो और बहुत सारी चीज़ों को फेस ऑफ करना पड़ेगा भाई, इतना भी आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो नवाज शरीफ साहब अब तक आ चुके होते, वो भी नहीं आ पा रहे। तो मेरा ख्याल है देयर इज अ लॉट बिटवीन एक ख्वाहिश और जब तक ये कोई चीज़ होती है। मिफ्ता ने वो हर मुश्किल फैसला कर लिया, और मिफ्ता जब आए थे, ये भी याद रखिए, मिफ्ता जब 2016-17 में जब आए, जब ये गए, डार साहब भाग गए और वो आए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा भाई ये तो गलत चला रहा है आदमी, हमें डॉलर को ये जो 100 पे उसने रोका हुआ है, यहाँ से निकाल के 108 से 124 पे लेके जाना है। और एकदम से बहुत शोर मचा के 124 पे उसने कहा ये झूठ, ये अंडर वैल्यू किया हुआ है इसको, बल्कि ओवर वैल्यू किया हुआ है इसको, ये 124 इसकी सही वो कीमत है। तो बाहर सूरत ये ऐसी मामलात हैं जिसके अंदर मेरा ख्याल है मिफ्ता हैज टेकन द डिफिकल्ट स्टेप्स। उसको सेनेटर बनाना को मुश्किल काम नहीं है, जिस तरीके से बाकी हुकूमतें करती हैं इनको भी करना चाहिए। पीएमएलएन का वक्त इम्तिहान है, पूरा उतरें, मिफ्ता इस्माइल को ऑनर करें और उसके काम को ऑनर करें। राइट जी चांडियो साहब, हकीकत बन सकती है ये सारी बातें कि इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं और वजारत खजाना का कलमदान संभालेंगे? देखिए, सवाल ये है कि इसाक डार साहब इंफरादी तौर पर यकीनन काबिल आदमी है, लेकिन मैं जो पहले कह रहा था वो ये है कि ये जो पाकिस्तान का संगीन मुआशी बहरान है, ये सिर्फ कोई हुकूमती सतह का बहरान नहीं है, ये एक संगीन स्ट्रक्चरल, दुरुस्त कहा गया, एक रियासती बहरान है, एक स्टेट का पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस है। और अगर मैक्रो लेवल पर बुनियादी तरजीहात वही रहती हैं, बुनियादी पॉलिसीज़ वही रहती हैं, तो इसाक डार साहब कौन सी जादू की छड़ी लेकर यहाँ आएंगे और आके शॉर्ट टर्म बेसिस पर इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालेंगे मुल्क को? मैं नहीं समझता इस तरह से। मैं कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूँ जो बुनियादी चैलेंजेस हैं। मिसाल के तौर पर, अगर दिफाई अखराजात को कम करने की किसी हुकूमत में जुर्रत और सलाहियत नहीं है, जो हुकूमतों की बेजा इंतज़ामी जो अखराजात हैं, वो आपने देखा कि जो इमरान खान की हुकूमत बड़े क्लेम करती थी कि हम कम करेंगे, उनके भी आपके सामने ब्लूप्रिंट्स आ गए कि उनकी हुकूमत का क्या हाल था। इसी तरह आप देखें कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आप रिलीफ क्या देंगे? रिलीफ तो यही देंगे ना कि आप कर्जे लेंगे और कर्जे लेकर किस्तें भी देंगे और सब्सिडी देकर लोगों को वक्ती रिलीफ देंगे। लेकिन ये जो रियासत का एक बदतरीन मुआशी बहरान है, उसका हल तो तब निकलेगा जब आपकी पैदावार बढ़ेगी जेन्युइनली, जब आपकी एक्सपोर्ट्स उस लेवल पे आएंगी कि जब आपके मुल्क में प्रॉपर उस सतह का पैसा आए और आपका टैक्सेशन का सिस्टम इम्प्रूव हो, ताकि उस मद में रियासत के पास पैसे आए। और टैक्स का मद क्यों इम्प्रूव होगा जब एक तरफ अमीर देने को तैयार नहीं है, ना आप उसको पकड़ने के लिए तैयार है, और दूसरी जानिब डिलीवरेंस जो है रियासत की हुकूमतों की, आम आदमी, आखिर जो एक छोटे कारोबारी लोग हैं जो बराह रास्त टैक्स नेट से बाहर हैं,
मुझे बताइए कि जब रियासत कोई सर्विसेज फराहम करने के लिए तैयार नहीं तो लोग आखिर किस दिल से टैक्स। तो ये जो बुनियादी मसाइल है, मामलात है, आप आबादी देखिए कि पाकिस्तान की 1998 के सेंसस में आबादी 13 करोड़ थी, 17 के सेंसस में आप जाके 22 करोड़ ठहरे, और 17 के बाद अब हम बैठे हुए हैं 22 में, इसका मतलब कम से कम 25 करोड़ तो हम आज भी होंगे। जी जिस रफ्तार से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, उस रफ्तार से इस रियासत और हुकूमतों के पास वो मैक्रो लेवल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है कि आखिर आप ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे, किस जी तरह से आप माशी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस क्राइसिस को, इस हमागीर और संगीन स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक क्राइसिस को सिर्फ इस सादा लेंस से देखना कि अगर मुफ्ता इस्माइल साहब की जगह इसहाक डार साहब आ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा, ये देखिए तब्दीली की शुरुआत तब होगी और लॉन्ग टर्म बेसिस पे होगी जब रियासत की तरजीहात में तब्दीली आएगी। आप देखिए कि इस बदतरीन माशी बहरान के अंदर भी किसी हुकूमत या इस हुकूमत के पास टेबल पे ये एजेंडा है कि आप दिफाई अखराजात कम करें। हम्म पाकिस्तान के अवाम पर सारा बोझ डालने के लिए सारा सिलसिला है। तो मैं नहीं समझ रहा कि जो चैलेंजेस दरपेश है रियासत को, हुकूमत को, अवाम को, मुल्क को मईशत के एतबार से, उससे निकलने का कोई एक वायबल, एक सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म रास्ता हुकूमत के पास है। ठीक फिलवक्त तो ये है कि आप कर्जे लीजिए और सब्सिडी दीजिए ताकि लोग समझें कि कुछ रिलीफ मिला है, इससे कोई जी बुनियादी हल निकलने वाला नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि ये एक पेरिनियल, एक मुस्तकिल मुआशी बहरान है जो हर हुकूमत अगली हुकूमत को मुंतकिल करती है और अगली आने वाली हुकूमत विरसे में ले लेती है और बहुत ठीक आर्जी किस्म की हिकमत अमलियों से उसको डील कर लेती है। और बुनियादी जो मुआशी बहरान है वो वहीं ना पर सिर्फ कायम रहता है। बिल्कुल ठीक खड़ा है। हुआ है, दिन ब दिन बदतरीन हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। मईशत की बात हो रही है, बुनियादी मुआशी बहरान की बात हो रही है, तो ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। नए टैक्सेस की भरमार हुकूमत ने कर दी है, अवाम और ताजिर। वेलकम बैक। नए टैक्सेस की भरमार हैं। हुकूमत ने 13 संदों पर सुपर टैक्स लगाने का फैसला किया है। मईशत और तिजारती सरगर्मियां कितना मुतासिर होंगी मुना आलम साहिबा? देखिए, सुपर टैक्स बेसिकली इन प्रिंसिपल तो बुरा फैसला नहीं है, क्योंकि ये मुनाफे के ऊपर है जो ये बड़ी सनतें कमा रही हैं, और इन्होंने ट्रिलियंस में, खरबों में मुनाफा कमाया है। तो मुझे लगता है अगर 10% सुपर टैक्स देकर ये लोग कुछ कौमी खजाने में मदद कर सकते हैं, जिसको कुछ हद तक अगर हुकूमत ऑफसेट करती है गरीब या मिडिल क्लास तबके से, तो फिर तो ये फैसला अच्छा है। लेकिन ये ना हो कि ये उनके ऊपर भी सुपर टैक्स लगाएं, वो लोग भी आवाम से अपने निर्ख बढ़ाकर, क्योंकि ये जो सनतें हैं इसमें टोबैको इंडस्ट्रीज हैं, बेवरेजेस की हैं, ये तो ठीक है अगर अपने एंड कंज्यूमर के लिए कीमत बढ़ा देते हैं सिगरेट्स की, या वो जो बेवरेजेस हैं उनकी कीमतें अगर बढ़ जाती हैं, उसको वैसे भी मगरबी काफ़ी ममालिक में हेल्थ टैक्स कहते हैं। ये चीज़ें टैक्स इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, और वो एक्सपेंसिव इसीलिए होती हैं क्योंकि वो सेहत के लिए मुज़िर हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजर, शुगर, इस तरह की चीज़ों की इंडस्ट्रीज अगर अपने एंड प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा दें जो खदशा रखा जा रहा है, तो फिर तो ये अवाम के ऊपर इसका पलटकर बोझ बढ़ जाएगा, और फिर यही होगा कि जिन अमीर सनतों से टैक्स लिया जा रहा है, इसका मकसद ये लोग कहते हैं जी सुपर टैक्स फॉर द सुपर रिच, तो फिर क्या होगा, वो सुपर टैक्स सुपर रिच नहीं सुपर पुअर देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये एक खदशा है जो कि हुकूमत ने जिसको एड्रेस करना है, और इसके लिए अभी से चेक्स एंड बैलेंसेस रखने हैं। अगर ये खदशा ना हो, अगर एंड कंज्यूमर के लिए उन ज़रूरी अशिया की कीमतें ना बढ़ाई जाएँ, तो फिर तो ये फैसला अच्छा है। लेकिन इस बात का इजाफा करना चाहती हूँ कि जो सैलरीड क्लास है, मुझे नहीं समझ आता उनकी क्या गलती है। आपको पता होगा स्लैब्स जो हुकूमत ने बड़े अच्छे बनाए थे सैलरीड क्लास के लिए, वो उन्होंने रिवाइज़ किए हैं IMF की शराइत के मुताबिक, और अब वो उनमें से अक्सर स्लैब्स को वापस कर दिया गया है। अभी भी जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, उनके लिए टैक्सेशन की शरह कम की गई है, लेकिन फिर भी जो मिडिल और अपर मिडिल इनकम ग्रुप है, उनके लिए टैक्सेशन की शरह सैलरीज पे ज़्यादा कर दी गई है। ये मुझे लगता है बड़ा एक नेगेटिव डिसीजन है, क्योंकि महंगाई तो सबके लिए एक सी है। 28% की तकरीबन जो इन्फ्लेशन इस वक्त है, वो सबके लिए एक सी है, और अगर हम अपनी सैलरी क्लास पर बोझ डालते हैं, तो हम एक तरह से उन्हीं लोगों पर बोझ डाल रहे हैं जो कि हर बात के ऊपर टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो लोग अलग देते हैं जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम से फौरी तौर पर कट जाता है, और फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की उनके ऊपर हर चीज के ऊपर भरमार है। गालिबन सिवाय सांस लेने के अलावा हर चीज के ऊपर वो लोग टैक्स देते हैं। तो मुझे जी लगता है सैलरीड क्लास को आप निकालें इस टैक्सेशन के चुंगल से, उनके लिए डायरेक्ट टैक्स आप
जितना हो सके उसको आप मिनिमल ठीक है। रखें, नॉमिनल रखें, इतना हो कि उनके बिल्कुल होश ना उड़ जाए, और नए टैक्स पेयर्स को लाएं टैक्स नेट में, एग्रीकल्चर की इनकम को टैक्स करें, इस तरह की चीजें करें जो आउट ऑफ द बॉक्स मेजर्स हों, वरना ये सुपर टैक्स भी उल्टा आवाम को देना पड़ जाएगा। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, नए टैक्सेस की भरमार है, मईशत, तिजारती सरगर्मियां कितना मुतासिर होता देख रहे हैं आप? अच्छा, टैक्सेशन वैसे ही रिग्रेसिव समझी जाती है, यानी ये कोई प्रोग्रेसिव चीज़ नहीं होती। जब भी टैक्स ज़्यादा किए जाते हैं तो अब उसका बाहर सूरत एक ही नतीजा निकलता है कि वो चीज़ को स्लो कर देता है। जो इकॉनमी होती है आपकी, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। ख़ास तौर पे जब आपके यहाँ इन्फ्लेशन भी इतनी हाई हो और कोई इन्वेस्टमेंट भी ज़ाहिर है फिर कोई नहीं करेगा, टैक्सेशन इतनी हाई कर देंगे, तो फिर इस वजह से आपकी इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। जब से इकोनॉमी स्लो होगी तो लोगों के पास जो फीलिंग ऑफ वेल बीइंग है, यानी उनको अच्छा लगना, पैसे हैं मेरे पास, हम खर्च कर सकता हूँ, मैं इलाज बच्चों का करवा सकता हूँ। हुकूमतें रॉबिन हुड नहीं है कि अमीरों से लेके पैसा गरीबों को देंगी। ये हुकूमतें रॉबिन हुड का रोल अदा नहीं करती हैं। लेकिन उनको, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात हैं इस वक्त, बहुत मुश्किल वक्त है, तो उनको बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि जो ग्रोथ के एरियाज हैं उनको किस तरीके से थोड़ी सी आसानी दी जा सकती है, जहाँ से कि सॉलिड ग्रोथ प्रोडक्टिविटी मिले, और कौन से कॉरपोरेट के ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर कि आपको टैक्स इतना हाई ना करें कि वो बिल्कुल भाग जाएं सारे के सारे हमें, हमारी इकोनॉमी को छोड़ के। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, जो नए टैक्सेस की भरमार है, इससे मईशत और तिजारती सरगर्मियां कितना मुतासिर होंगी? शहजाद चौधरी साहब ने ठीक कहा कि टैक्स करती, इसी लिहाज से भी हुआ करती, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हमने टैक्स वो रखे तो जो आप आ रहे हैं, जिसका मतलब है हमें फोर्स किया जा रहा है कि टैक्स में मईशत के प्लानर जो है वो टैक्स से नहीं करना चाहिए। अब करने में ये किया है कि टैक्स लगाने के बजाय सुपर टैक्स के नाम पे किया है, उसके अंदर उतनी ही खामियां मौजूद हैं कि उसके पास कर दिया जाता है, पास ऑन कर दिया जाता है तो इस बात आता है, कम से कम टैक्स तो रहता है। आप ये कहते कि वन टाइम टैक्स है, आप वन टाइम टैक्स देने में यदि वो आप बता रहे हैं कि मेरी अपनी इंडस्ट्री पर इतना टैक्स लगेगा, शहबाज शरीफ की इंडस्ट्री पर इतना टैक्स लगेगा, कहने को ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या होता है ये कुछ नहीं कह सकते। बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ, ये है कि जो इनकम टैक्स लगाया गया है और इसकी जो शरह बताई गई है, वो खास तौर पर लोअर मिडिल क्लास को मारती है। आप निचले तबके को तो कुछ सपोर्ट कर रहे हैं 2000 रुपया देकर, उपले तबके पर आप कहते हैं कि नॉमिनल जगह सुपर टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास पे अगर आप इनकम टैक्स की वो बर्बाद कर रहे हैं जो आपने शो की है, तो मुल्क में लोअर मिडिल क्लास जो कि जमहूरियत में रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाएगी, और वो क्लास कमजोर हो गई तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ढांचा सारे का सारा जो है ना ये कोलैप्स कर जाएगा, और उस मुल्क के अंदर बहुत सी खराबियां, बहुत से अफरीक जो है वो जन्म लेने लगेंगे, और उस वो मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता कि क्या कुछ हो सकता है। लोअर मिडिल क्लास के मजबूत होना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, और मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के प्लानर की राय थी। जो खुद मुफ्ता इस्माइल ने उसे 1 लाख की आमदन पर रखा था, उन्होंने 50,000 पे किया, फिर वो 5% था, उन्होंने 12% किया। ये सारा कुछ किया जो है ये लोअर मिडिल क्लास को मारने का। लोअर मिडिल क्लास को मारने का मतलब है कि जमहूरियत को कमजोर करने का और पाकिस्तान में सियासत के ढांचे को नुकसान पहुंचाने का जरिया बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। सज्जाद मीर साहब, जामी चांडियो साहब, मोना आलम साहिबा, शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए।